हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, आज क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चला है, चैप्टर नंबर वन। बच्चों, मैं बात करता हूं, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है बताया था मैंने, जिसमें मेरे पास ओनली वन रिएक्टेंट हो, और जब मैं ऐसे रिएक्शन कराऊं या उसे हीट दूं या इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं तो 1 मोल प्रोडक्ट हो। ऐसी रिएक्शन मेरी कहलाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था FeSO4 इंटू 7H2 यदि मैं लेता हूं, यदि मैं इसका डिस्टिलेशन कराता हूं तो ये टूट जाता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4 और प्लस H2O। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि ये चीजें देखो, मेरे पास केवल एक सब्सटेंस था, हराकसिस। ग्रीन विट्रोल कहते हैं इसे इंग्लिश में। ग्रीन विट्रोल है मेरे पास। ग्रीन विट्रोल का जब मैं डिस्टिलेशन कराता हूं, मतलब आसन कराता हूं, मतलब इसे हीट देता हूं, तो इसका डिसोसिएशन हो जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में और वाटर में बैलेंस हो जाएगी। तो देखो, मेरे पास केवल एक सब्सटेंस था और मुझे गेन कितने, तो ये रिएक्शन कहलाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली थी इससे पहले लेक्चर में। तो अब मैं पार्ट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन पर था पहले लेक्चर में, तो अब मैं पार्ट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करता हूं। टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप की मैं बात करता हूं। बच्चे, 2 टाइप की होती है, एक थर्मल डीकंपोजिशन होता है, थर्मल डीकंपोजिशन। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, यानी कि इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो थर्मल डीकंपोजिशन होता है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं बात कर रहा हूं अब थर्मल डीकंपोजिशन की। थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ते हैं हम लोग। अब डीकंपोजिशन के 2 पार्ट, एक थर्मल डीकंपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन के लिए थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, यानी कि ऊष्मीय अपघटन, अर्थात हीट देकर डिकम्पोजिशन कराना, हीट देकर तोड़ना, वियोजित करना। फॉर एग्जांपल से समझेंगे, ऐसी रिएक्शन होती है ये थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें किसी रिएक्टेंट को हीट दी जाती है
और हीट देने के बाद वो वन मोर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैंने कहा PbNO3 लेड नाइट्रेट। जब मैं इसे हीट दूंगा, लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट देता हूं तो मेरा PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बन रहा है लेड ऑक्साइड, सॉरी PbO लेड डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है, कैसे कलर की होती है? ब्राउन, ब्राउन कलर की ये गैस है। तो ब्राउन भूरे रंग, कैसा? भूरे रंग की गैस। अब मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट करने के बाद मुझे क्या मिला? लेड ऑक्साइड मिला, एक सब्सटेंस, तो ये हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ब्राउन कलर की और ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब मुझे 1 2 3 सब्सटेंस मिले, लिया कितना था? एक। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो एडिशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है ये। तो बच्चों ध्यान दें, मैं इसे बाय फिगर भी आपको समझाता हूं किस तरीके से है। मेरे पास मान लीजिएगा ये एक टेस्ट ट्यूब है, मान लो मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब कहते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसे परख नली। अब मैंने इसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ा, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जहां से मैंने इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ रखा है इसके द्वारा। ये ऐसे पकड़ रखा है आप लोगों ने ये। अब मैंने इसमें क्या करा? लगभग 2 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ये इसमें डाल दिया। अब मैंने यहाँ एक स्प्लिट लैंप यानी कि बर्नर लिया और इसे हीट करा। जब मैं इसे 2 ग्राम को हीट करूंगा तो यहां से एक ब्राउन यानी कि भूरे रंग की गैस निकलेगी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ध्यान दें, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब होल्डर लिया, टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को पकड़ा, पकड़ने के बाद 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाला, लेड नाइट्रेट डालने के बाद उसे हीट कर दिया तो यहाँ से एक गैस निकल लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास क्या था? PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। जब मैंने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद PbO जिसे लिथार्स भी कहा जाता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ये चीज़ें निकल रही हैं। बैलेंस करूँ तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। Pb का 1 है, ऑक्सीजन के 3 to the 6, यहाँ 2 to the 4, 4 to 5 और सॉरी 4 to 6 सर 7 हो गया है। देखो अभी बैलेंस नहीं हुई, 3 to the 6 अभी तक 2 to the 4 to 6 7 हो गए, तो बैलेंस करना अभी तक नहीं हुई है।
अब तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो पी बी के 2 हो गए, तो 2 से आप यहाँ कर लो। अब एन के 2 2 जा 4, देखो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी सब में 2 तो ये रहे, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, यहाँ कितने हो गए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अभी कितने हैं 4 2 जा 8, 8 4 2 10 और 2 12। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो ब्राउन कलर की जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये डिकम्पोजिशन हीट देने के बाद हुआ, तो इसलिए इसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए होंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट देने के बाद एक मटेरियल वन मोर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिक देकर के अपघटन कराया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। यहाँ तक तो आप लोगों ने हीट देकर डिकम्पोजिशन कराया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डिकम्पोजिशन, जिनका वियोजन, जिनका अपघटन आप इलेक्ट्रिक देकर के कराते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर, एक आप जग ले लीजिए, प्लास्टिक का मग्घा ले लीजिए चेन, मेरे पास ये है, और मैंने इसमें यहाँ पर 2 होल किए हुए हैं। ये मेरे पास होल है, और इन होल से मैंने एक ग्रेफाइट की स्टिक यानी कि छड़ लगा दी है। ये ग्रेफाइट रोड है, क्या ये ग्रेफाइट रोड है, ग्रेफाइट स्टिक है। ग्रेफाइट आप सभी ने देखी होगी। सेल तो आप सभी बच्चों ने देखी होगी, सेल जो घंटे में डाली जाती है या जिससे रेडियो वगैरह चलती है, रिमोट सेल, उसके अंदर एक स्टिक होती है, वो ग्रेफाइट की ही होती है। बस ध्यान रखें। पेंसिल तो आप लोगों ने देखी होगी, हमारे यहाँ से कच्ची पेंसिल कहते हैं लोग। तो कच्ची पेंसिल का जो रिफिल है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट का ही होता है। तो ग्रेफाइट तो आप लोगों ने देखा है, वो मैंने यहाँ सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर करके इसके ऊपर रख दिया है, इसी प्रकार इसके ऊपर रख दिया है। अब मैंने इस पूरे प्रोसेस को मैंने यहाँ पर एक तार निकाल लिया, यहाँ से एक तार से इनमें लिंक कर दिया, जोड़ दिया। अब इस पूरे प्रोसेस को मैंने एक स्टूल पर रख दिया, एक स्टैंड लगा दिया। ये एक स्टैंड हो गया है बच्चों। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर वाटर भर लिया। अब टेस्ट ट्यूब ऐसे ही तो रख रखी है, तो वाटर तो बढ़ जाएगा इसके अंदर को। अब मेरे पास क्या है, ये वाटर, और वाटर में मैंने 1 ड्रॉप, 1 या 1 या 2 ड्रॉप जो है, 1 और 2, 1 से लेकर 2 ड्रॉप जो है H2SO4 की डालनी। ये क्यों डाली, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक जो है वो मूवमेंट कर सके, क्योंकि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसलिए मैंने 1-2 ड्रॉप H2SO4 डाल दिया, जिससे आयंस बनेंगे। तो आयंस होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो जाएगा इसमें इजीली, तो इजीली पास हो जाएगा जब मैं चार्ज इसमें दूंगा। अब क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है। अब ये बैटरी के टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे लिंक कर दिया, यहाँ से इसे लिंक कर दिया। अब देखो ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। फिजिक्स में आप पढ़ोगे डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है। तो जब आप यहाँ दोगे तो यहाँ से का एक गैस
इकट्ठा हो जाएगी, वो आपको दिखेगी नहीं। तो ये आपका जो टर्मिनल है जो पॉजिटिव साइन से जुड़ा है उसे बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव साइन से जुड़ा है उसे बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को बोलेंगे आप कैथोड। जब आप बच्चों वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो बनता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है O2 में प्लस H2 में, या मैं लिख सकता हूँ H2 में प्लस O2। बैलेंस कर दूँ तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, 2 से नहीं करनी पड़ेगी। ये कैसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आयंस में टूटने पर जब पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा एनोड पर तो आपको ये गेन होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ये हो गया। देखो यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्टेंट था, ये इसमें टूट गया, ये इसमें, 2 प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट था एक, तो रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन है, लेकिन किसके द्वारा हुआ? इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी, यदि इलेक्ट्रिक दे करके हम लोग डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या हम लोग कहते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ और उसका अपघटन कराओ। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से होता है। एक तो मैंने बताया आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन आप सीख चुके हो। आफ्टर दैट मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 पार्ट आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है सुनिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है डिस वाले खिसक जाना, प्लेस वाले अपने स्थान से हट जाना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्या, जैसे मैंने लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं जलीय विलयन, AQUOUS एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब किसी चीज को पानी में घोलकर जो विलयन बनाया जाए उस विलयन को कहा जाता है जलीय विलयन अर्थात एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर रखा है, अर्थात मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने इसमें एक आयरन यानी कि लोहे की कील मैंने इसमें डाल दी, आयरन ने डाल दिया मैंने इसमें, लोहे की कील डाल दी, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कैसा होता चला जाएगा? चेंज। अब बच्चों चेंज होगा, नीले रंग से चेंज होता चला जाएगा। अब चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो Fe है, ये Fe हाई रिएक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू कॉपर। तो हाई रिएक्टिव होने के कारण ये Fe यहां से इस कॉपर को हटा देगा, तो हमारा बन जाएगा FeSO4 प्लस यहां से हो जाएगा Cu बाहर। तो यहां फेरस सल्फेट बच्चे, यहां फेरस सल्फेट का निर्माण होगा, कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट में जैसे मैंने लोहे की कील डाली तो धीरे धीरे क्या होगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आयरन जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है विद रेस्पेक्ट टू कॉपर। तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, यानी कि उसका स्थान बदल देता है।
तो उसके स्थान पर ये यहाँ से चला यहाँ पहुंचेगा, ये हटके यहाँ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जिसमें स्थान चेंज किया जाए, यानी कि हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को हटा देता है। हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को हटा देता है, मतलब कोई मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। मैंने इसमें डाल दिया, मान लो इसमें मैंने कॉपर ही डाल दिया, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू सिल्वर, यानी कि तांबा चांदी से ज्यादा क्रियाशील है। तो तांबा क्या करेगा, इसको निकाल देगा, तो यहां से का CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बनाओगे। नाइट्रेट कॉपर की वैलेंसी तो कॉपर नाइट्रेट की वैलेंसी एक होती है, आपने पढ़ा है। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा Ag। इक्वेशन को बैलेंस करोगे, नाइट्रेट के 2 आयन यहाँ एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई, तो Ag पर कितने में 2 से। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कॉपर हाई रिएक्टिव है और इसने सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्या कर दिया है, हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो मतलब ये क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? और भी बताता हूं। जैसे मेरे पास जिंक ग्रेनुअल है, जिंक ग्रेनुअल मतलब जिंक की छिलन है, और जिंक ग्रेनुअल को आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, वो भी डाइल्यूट में, तो जिंक क्या होगा, इज मोर रिएक्टिव है। क्या है? जिंक मोर रिएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ कोर्स। तो जिंक क्या करेगा, यहां से रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज। अभी देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यदि मैं H2SO4 मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और मैं इसमें कॉपर डाल रहा हूं, तो मान लो मेरे पास कंसंट्रेटेड भी है, डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट भी आप ले सकते हो। कंसंट्रेटेड है, क्या इसमें हाइड्रोजन कोर रिलीज कर देगा? CuSO4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी? बच्चों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के सापेक्ष, यानी कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू कॉपर। हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील होती है तांबे के सापेक्ष, कॉपर के सापेक्ष। तो जब तांबा कम क्रियाशील है तो यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया। हाँ, यदि मैं इसमें कंसंट्रेटेड लिया है और मैं इसे हीट दे देता हूं, तो हीट देने से कॉपर सल्फेट बनेगा, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस H2O ये बनेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकती, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात होगी आपकी। तो बच्चों ध्यान रखना कि हाई रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव का पता होना भी जरूरी है। आगे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हाई रिएक्टिव क्या होता है, मोर रिएक्टिव क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी बात, जिसमें एक एटम्स अपने से एक एलिमेंट जो है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को, यानी कि एक मेटल्स अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता है, उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही काफी है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।